are going to start chapter 15, class 11, chapter 15, and chapter name is statistics. तो आज हम statistics chapter start करने जा रहे हैं. Statistics आप 9th में भी स्टडी कर चुके हैं, 10th में भी, क्लास 8th में भी स्टडी कर चुके हैं. तो अभी जितना हमने स्टडी किया है मैं वो आपको एक बार ये प्रीवियस पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैंने क्या लिया है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद डाटा कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, आप डाटा कलेक्ट करते हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी पर्पस से डाटा कलेक्ट किया जाता है. स्टैटिस्टिक्स डील्स विद डाटा कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. सेकेंड पॉइंट, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ चुके हैं. क्लास 8 से ही आने लग जाता है कि डाटा को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपको रिमाइंड करा दूं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में पढ़ चुके हैं. टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को टेबल फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस टाइप से. फिर उसके बाद आपने क्लास 10 में स्टडी किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डाटा के बारे में. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि सिंगल वैल्यू देना, सिंगल वैल्यू रिलेटेड टू डाटा. इसमें आपने मीन, मीडियन और मोड पढ़ा था. दिस गिव्स अस ए रफ आइडिया वेयर डाटा पॉइंट्स आर सेंटर्ड. इससे हमें एक रफ आइडिया मिलता है. जैसे मीन आपने निकाला किसी डाटा का, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि उस पूरा डाटा का जो सेंटर है, वेयर दिस गिव्स अस रफ आइडिया वेयर डाटा पॉइंट्स आर सेंटर्ड, डाटा के पॉइंट्स नियर अबाउट कहाँ होंगे. तो ये मीन, मीडियन और मोड आप सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं. तो इसके आगे का टॉपिक अब हमने पढ़ा है. ये सब कुछ आप प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं. डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, टेबल फॉर्म में देना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये हमें क्या बताते हैं, डाटा के बारे में एक रफ आइडिया देते हैं कि नियर अबाउट, तो इसके सभी पॉइंट्स इस वैल्यू के नियर अबाउट सेंटर्ड. तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्लास 11 में हमने स्टडी करना है. जो क्लास 11 में हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टडी करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. देखो बेटा, यहाँ मैं एक एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट कर दूँ. मैंने यहाँ पे दो बैट्समैन की स्कोर ली है, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी. दो प्लेयर है और दो प्लेयर के स्कोर ले रही हूँ इनिंग्स के. बैट्समैन ए का फर्स्ट इनिंग का स्कोर है 30, 91 सेकेंड इनिंग का, और ये 0 थर्ड इनिंग का स्कोर है 61, 42, 80, 35, और ये आपका 117 और 71. ये बैट्समैन ए का कुछ इनिंग्स का स्कोर है. और बैट्समैन बी का स्कोर ले लेते हो मैं 53, 46, 48, उसके बाद 50, 53, 58, 60, 51, 72. ये बैट्समैन बी का कुछ इनिंग्स का स्कोर है. देखो, अगर मैं दोनों का मीन फाइंड करूँ, दोनों का मीन ऑफ बैट्समैन ए एंड मीन ऑफ बैट्समैन बी, दोनों का मीन मेरा सेम है. मीन आपको निकालना आता है. ये कितनी वैल्यूज है, सबका सम बाय में नंबर ऑफ वैल्यूज, इन सबका टोटल बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. बैट्समैन बी का भी मीन निकाला. अब आप देखो दोनों का मीन तो सेम आया, दोनों का मीन सेम आया. ठीक है, दोनों का मीन, बैट्समैन ए और बी का मीन सेम आया. लेकिन क्या मैं ये कह सकती हूँ, कैन देयर परफॉर्मेंस इज सेम, कैन वी से परफॉर्मेंस ऑफ बोथ प्लेयर्स, बोथ बैट्समैन सेम. क्या दोनों बैट्समैन ए और बी की परफॉर्मेंस सेम है? कैन वी से परफॉर्मेंस ऑफ बोथ बैट्समैन सेम, क्योंकि मीन तो दोनों का सेम आया. लेकिन हम क्या ये कह सकते हैं कि क्या दोनों की परफॉर्मेंस सेम है? नो. आप बैट्समैन ए का स्कोर देखो, किसी इनिंग में उसका स्कोर 0 है और कहीं 5 है और फिर कहीं 117 पहुंच रहा है. लेकिन अगर बैट्समैन बी का देखते हो, उसका स्कोर आपको दिखेगा जो 53, 46, 48,
को आप बेटर बताओगे? बी बैट्समैन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो ये 0 और 5 स्कोर भी करना है, तो बैट्समैन बी की परफॉर्मेंस को आप बेटर करोगे, क्योंकि ए के जो स्कोर्स में है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, लेकिन मीन दोनों का सेम है। तो मीन से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा बैट्समैन की परफॉर्मेंस अच्छी है ज़्यादा, क्योंकि मीन तो दोनों का सेम ही था। तो यानी कि अब यहाँ एक न्यू फैक्टर आ रहा है, वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मैटर आ रहा है कि वेरिएबिलिटी भी मैटर करती है। जैसे इसमें वेरिएशंस ज़्यादा है, 0, 5, 1, 1, 7, इसमें इतने वेरिएशंस नहीं है। तो मीन, मीडियन और मोड जो आपने सीखा है, मीन, मीडियन और मोड, वो सफिशिएंट नहीं है। वो सफिशिएंट नहीं है कि डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी हो कि कौन सा प्लेयर की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, तो मीन, मीडियन, मोड इनफ नहीं है टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। ठीक है, उसके अलावा भी हमें कुछ पढ़ना पड़ता है, दैट इज वेरिएबिलिटी। और वेरिएबिलिटी को हम पढ़ते हैं, वेरिएबिलिटी के लिए एक वर्ड होता है डिस्पर्शन। वेरिएबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डाटा। और इसके लिए हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप पहले पढ़ चुके हो मीन, मीडियन, मोड। अब हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये आपका टॉपिक है क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में। आपने क्या टॉपिक पढ़ना है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो अभी बेटा मैं आपको बताती हूँ कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के कितने मेजर है? 3, मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर है। अभी मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसके लिए हमारे पास कितने मेजर्स हैं? यहाँ भी हमारे पास 3-4 मेजर हैं। एक है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड है रेंज, और भी बहुत है, क्वार्टाइल डेविएशन, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये किस टॉपिक के अंदर है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्लियर? तो अभी हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है रेंज। तो रेंज की कहानी कोई डिफिकल्ट नहीं है। रेंज इक्वल होता है किसी भी डाटा की रेंज, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो रेंज तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड मीन डेविएशन। अब आपके पास मेथड्स आएंगे कि आप मीन डेविएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मीन निकालने का मेथड था, मीडियन का, मोड का। अभी आप सीखेंगे मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए मेथड, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। मेन टॉपिक हमारी यही 2 ही रहेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन वर्क है टोटली इस चैप्टर में। और जो समझने का था वो मैंने आपको बता दिया कि हम सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर यानी मीन, मीडियन, मोड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, लेकिन वो डाटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते हमें। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था, 2 बैट्समैन थे, दोनों की जो परफॉर्मेंस पूछी थी कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। मीन तो दोनों का सेम था, तो मीन के हिसाब से तो दोनों इक्वल है। लेकिन अगर स्कोर्स देखूं, 0 स्कोर भी है, 5 भी है, तो उसकी परफॉर्मेंस मैं बी के कंपैरिजन